हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट। देखिए नाम में भी अपनापन दिख रहा है, हमारा पर्यावरण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। आप जिस जगह पे रहते हैं, आप अपने चारों तरफ एक भौतिक कारकों से निर्मित दुनिया देखते हैं। भौतिक कारक में कैसे कैसे, यानी कि जो अजैव और जैव कारक से निर्मित जो दुनिया देखते हैं। अजैव यानी कि जो प्रकृति द्वारा मिली हुई है लेकिन वो क्या है, जीवित नहीं है। जैसे मैं कह देता हूं कि सूर्य का प्रकाश है ना जी, सूर्य का प्रकाश हुआ, मैं कह देता हूं वायु हुआ, जल हुआ, ये सब अजैव कारक कहलाते हैं। और जैव कारक में जो जीवित होते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे पेड़ पौधे मनुष्य है ना, जीव जो भी है, ये सभी क्या कहलाते हैं, जैव कारक कहलाते हैं। तो हम लोग जैव और अजैव कारकों से निर्मित जो दुनिया देखते हैं, जिसमें आप वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, आपके लिए ये क्या कहलाएगा, ये पूरा पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि किसी जीव के चारों ओर फैली हुई जो भौतिक कारकों से निर्मित दुनिया देखते हैं ना जी, जिसमें वह वास करता है, निवास करता है ना, क्या कहलाता है, उसका पर्यावरण कहलाता है। उसके लिए वह क्या कहलाएगा, उसका पर्यावरण कहलाएगा। यानी कि ये हमारा पर्यावरण है, क्योंकि हम लोग इसमें वास करते हैं, हम लोग निवास करते हैं, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। और हम इससे प्रभावित होते हैं और पर्यावरण भी हमसे प्रभावित होता है अगर हम इसमें कुछ हलचल करते हैं। अगर यहाँ पे आप धरती पे रहते हैं, आप कोई भी कार्य करेंगे, ठीक है, तो उसका प्रभाव धरती पर पड़ता है। जैसे आप घर में खाना बनाना, उससे निकला हुआ वेस्ट बाहर फेंकते हैं, तो उससे पर्यावरण प्रभावित होगा। तो पर्यावरण भी हमसे प्रभावित होता है और हम भी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है, वह जीव निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है उसे उसका पर्यावरण, या आप उसे वातावरण भी कह सकते हैं, वातावरण कहा जाता है। तो पर्यावरण को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि आप देखे होंगे कि समुद्र में, नदियों में आपको जल दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जलमंडल वो हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जो है, 2/3 लगभग 2/3 मतलब कह सकते हैं लगभग 70% तो जल ही है। तो 70% जल है, तो वो जल वाला भाग जो होगा उसको हम लोग जलमंडल कह देंगे, जलमंडल। ठीक है, तो और 30% लगभग भूमि है
और भूमि वाले भाग को हम लोग क्या कह देंगे, स्थल मंडल कह देंगे, स्थल मंडल कह देंगे, जिसमें आप अपने आसपास में देखते हो वायु जिसमें रहता है ना जी, तो उसे वायुमंडल कह देंगे। वायुमंडल आपके ऊपर जो आप देखते हो खुला आसमान है सब क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा, क्योंकि उसमें वायु रहता है। अच्छा, जीवमंडल, जीवमंडल जिसमें जीव रहते हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य हो गए, अन्य जानवर हो गए, तो वो आपका जीवमंडल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, जलमंडल, जलमंडल को हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। स्थल मंडल के बाद लिख सकते हैं वायुमंडल, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एवं जीवमंडल, जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर आते हैं। ठीक है, तो जलमंडल के अंदर जल जितना भाग आप जल का देखते हैं है ना जी, वो हो गया। स्थल मंडल में स्थल वाला भाग, वायुमंडल में वायु जिसमें आपका रहता है ना, पूरा आपके आसपास ऊपर जो देखते हैं ये खुला आसमान, ये सब वायुमंडल कहलाएगा। जल वाला भाग को जलमंडल कहेंगे, और स्थल वाले भाग को स्थल मंडल कहेंगे, और जिस पर जहाँ पे जीव रहते हैं वो आपका जीवमंडल कहलाएगा। ठीक है, तो ये सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपने वातावरण में बात करें, पर्यावरण में बात करें, तो हमारी जो यानी कि मानव की जो गतिविधियां होती हैं वह पूरे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो आपको ये डिपेंड करता है कि वह मनुष्य, वह मानव पर्यावरण का किस तरह से उपयोग कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग पर्यावरण को सही तरीके से यानी न्याय संगत रूप से इस्तेमाल ना करें, है ना, इस पे उपस्थित संसाधनों का ज्यादा उपयोग करें, उनका दोहन करें, तो उसका कुप्रभाव जाहिर सी बात है हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही, साथ साथ धरती पर भी पड़ेगा। ठीक है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। बात को समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारे धरती पे कोयला एक संसाधन है, अगर हम लोग कोयला का उपयोग बृहद रूप से करेंगे तो कोयला खत्म हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि ये जल्दी तैयार नहीं होता। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं इसको, है ना जी, इसको लंबा समय चाहिए होता है। तो ये संसाधन जब खत्म होगा और साथ ही साथ इससे प्रदूषण भी तो फैलेगा ना जी, तो इससे क्या होगा, संसाधन तो खत्म हो जाएगा, हमारे पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, है कि नहीं। तो हम उस संसाधन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, तो कितना नुकसान है इससे। तो ध्यान रखिएगा कि मनुष्य की कोई भी अगर गतिविधि धरती पे होती है, अपने पर्यावरण में वो करता है, तो उसका प्रभाव जो होता है पूरे धरती पर पड़ता है, पूरे धरती पर पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक जीव जो है, सबसे खतरनाक जैव कारक जो है वह मनुष्य ही है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहा है। जैसे अभी के समय में आप देख लीजिए, आप अपने दादाजी से पूछेगा कि पहले कितना वर्षा होती थी, या पहले का वातावरण कैसा था, है ना। ठंडा के समय में ठंडा अच्छे से पड़ता था, गर्मी के समय में गर्मी भी पड़ती थी, उसी हिसाब से कम गर्मी पड़ती थी, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे अधिक थे, पेड़ पौधे अधिक थे। अब तो पेड़ पौधे की कटाई कितनी होती जाती है, बहुत बृहद रूप से इसकी कटाई होती जा रही है। तो जितनी ज्यादा कटाई होगी उतना ज्यादा गर्मी बढ़ेगा, यानी कह सकते हैं कि इसका कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है कि नहीं। अभी देख रहे हो ना, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी कितनी गर्मियां पड़ रही हैं, अभी से इतनी गर्मी है, आगे क्या होगा। तो जितना भी अगर हम लोग बात करेंगे अपने धरती पे, इसको सही से हर एक प्रकार के संसाधनों, है ना, या आप ऐसे कह सकते कि हर एक प्रकार के अजैव या जैव कारकों के बीच एक सही तालमेल होना चाहिए, एक सही
तरह से अगर हम लोग सही सभी संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन एक सही तरीके से करें, उसको ज्यादा बृहद रूप से अत्यधिक उसका दोहन ना करें, तो धरती बची रहेगी, इस पे रहने वाले हम लोग मनुष्य भी सुरक्षित रहेंगे, धरती भी सुरक्षित रहेगी, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि पर्यावरण में मौजूद जितने भी घटक हैं, चाहे वो अजैव हैं चाहे वो जैव हैं, उनके आपसी संबंध को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करता हूं मनुष्य की। मनुष्य जो है, अगर मैं मनुष्य की बात करता हूं तो मनुष्य देखिए, मनुष्य धरती पे क्या करता है, तो श्वसन क्रिया के लिए उसे वायु की आवश्यकता होती है ना। भोजन के लिए उसे पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ना जी। भोजन के लिए पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर रहना होता है। पीने के लिए जल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ना जी। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें, सिंचाई के लिए भी जल की आवश्यकता होती है ना। श्वसन के लिए आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये देख रहे हैं हम लोग हर एक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति द्वारा मिले हुए जितने भी संसाधन है उसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, है कि नहीं। तो पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी धरती पर कारक हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में जितने भी मौजूद कारक हैं, जो घटक हैं, चाहे वो जैव हो या अजैव, उन सबके बीच में क्या तालमेल है, क्या संबंध है, इसको जानना जरूरी है। और इसको जानने के लिए हमें पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र को समझना होगा। किसको समझना होगा? पारिस्थितिक तंत्र या फिर पारितंत्र को समझना होगा, ठीक है। इसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है, तभी आपको जितने भी धरती पर उपस्थित घटक हैं, पर्यावरण में उपस्थित जितने भी घटक हैं, तभी उनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। तो पारितंत्र और इसके संरचना के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास है भारती भवन रविकांत सर। तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।